जब मेरा जन्म होता है तो मैं रोता नहीं हूँ। मिया को लगता है कि उसे एक बहुत ही सीधा साधा और बात मानने वाला बच्चा मिला है। हर दिन दूध पीने के बीच के समय में मेरा सबसे पसंदीदा काम छत को घूरना है। पहले तो मिया को लगता है कि उसका बच्चा बस शर्मीला और शांत है। उसे क्या पता कि मेरे बार बार खो जाने की वजह यह है कि मेरे दिमाग में एक सिस्टम इंटरफेस है जो मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए उकसाता रहता है। दूध की एक बॉटल पीने के बाद इंटरफेस दिखाता है कि मेरी एनर्जी बार फुल है, लेकिन तभी इंटरफेस पर एक नया अलर्ट आता है और मेरा ध्यान खींच लेता है। पहला इवोल्यूशन बदलाव अनलॉक हो गया। कृपया एक रास्ता चुनें। 3 ऑप्शन सामने आते हैं। हर एक देखने में काफी ठीक लगता है और मैं सोच में पड़ जाता हूँ। ऑप्शन 1, तेजी से विकास। इसमें बढ़ने की स्पीड 10% बढ़ जाती है, लेकिन ये मुझे कुछ खास नहीं लगता। ऑप्शन 2 और 3 दोनों बेसिक पावर्स बढ़ाते हैं और तुरंत ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा मेरे लिए बेहतर है। सिर्फ उनके नामों से ही साफ है कि वे 2 अलग रास्तों की तरफ ले जाते हैं। 3 सेकंड तक सोचने के बाद मैं अपने पिछले जन्म के बारे में सोचता हूँ, जब मैं एक कंटेंट ब्लॉगर था और फॉलोअर्स हमेशा नई पोस्ट मांगते रहते थे। सुबह 3 बजे तक जागना मेरी आदत बन गई थी, जिसकी वजह से मेरा शरीर बिल्कुल थककर चूर हो गया था। तब मुझे समझ आया कि एक मजबूत और हेल्दी शरीर ही सब कुछ है। इसलिए मैं अपना दिमाग इंटरफेस पर लगाता हूँ और ह्यूमन बीस्ट वाला रास्ता चुनता हूँ। मेरा फिजिक लेवल बढ़कर 2 हो जाता है और मुझे तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगता है। मेरी सांसें गहरी और स्थिर हो जाती हैं। मेरा दिमाग तेज हो जाता है, सुस्ती गायब हो जाती है और फिर मेरे पेट से जोर जोर से आवाज आने लगती है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है मेरी आंखों की रोशनी। अब मैं कमरे के दूसरी तरफ टीवी पर चल रही खबरों को साफ साफ देख सकता हूँ। मैं फटी आंखों से स्क्रीन को देखता हूँ और बिना सोचे अपनी छोटी सी मुट्ठी अपने मुंह में डाल लेता हूँ और मजे से उसे चबाने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पूरी तरह टीवी में खो जाता हूँ, स्क्रीन बंद हो जाती है। मिया ने इसे बंद कर दिया है। वो मेरी गीली उंगलियां भी मेरे मुंह से निकाल देती है। वो हैरान है। भला 1 हफ्ते का बच्चा टीवी कैसे देख सकता है? वो मुझे ध्यान से देखती है और उसे महसूस होता है कि मेरी आंखें काफी तेज और अलर्ट हैं। वो मुझे उठाती है और स्क्रीन से दूर ले जाती है और कहती है, बच्चों के लिए टीवी नहीं, इससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा हूं, मुझे देखना है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मिया को लगा था कि मना करने पर मैं रोने लगूंगा, लेकिन मैं बस मुंह बना लेता हूं। खुश होकर वो नीचे झुकती है और मेरे गाल पर एक बड़ा सा किस करती है। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूं। 17 साल के दिमाग के साथ मैं इस तरह के प्यार दुलार में थोड़ा अजीब महसूस करता हूं। लेकिन मिया को लगता है कि मैं और प्यार चाहता हूं और वो और भी एक्साइटेड हो जाती है। क्या मेरे बच्चे को दूसरे गाल पर भी किस चाहिए? और वो दोबारा कोशिश करती है। तभी मुझे तेज भूख लगती है। मैं अपना मुंह खोलता हूं और दिखाने के लिए 2 बार रोता हूं, फिर चुप होकर इंतजार करने लगता हूं जब तक मिया दूध तैयार करती है। पिछले कुछ दिनों में मिया और मेरे बीच एक सिस्टम बन गया है। बिना आंसू के रोने का मतलब है कि मुझे भूख लगी है। अगर मुझे डायपर बदलवाना है तो मैं डायपर खींचते हुए रोता हूं। एक बच्चा जो अपनी जरूरतें इतने साफ तरीके से बता सके, उससे न केवल सबका कन्फ्यूजन दूर होता है बल्कि माँ के लिए भी काम आसान हो जाता है। मिया मजे से दूध मिलाती है। काश कोको को पालना भी इतना ही आसान होता। उस नाम को सुनते ही मेरे गाल थोड़े फड़कते हैं और मेरा चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है। मिया मुस्कुराते हुए बॉटल मेरे हाथ में देती है। क्यों छोटे, अपनी बहन का नाम सुनकर ऐसा चेहरा क्यों बनाया? कुछ नहीं, और निप्पल पर पकड़ बना लेता हूं। देखते ही देखते बॉटल खाली हो जाती है, लेकिन मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। मैं अपने मुंह को थपथपाता हूं और एक बार फिर रोता हूं। दूसरी बॉटल भी एक बार में गटकने के बाद ही मैं दूध वाली एक संतुष्ट डकार लेता हूं। जैसे जैसे मेरी भूख बढ़ रही है, एनर्जी बार हर दिन 2% की रफ्तार से चढ़ रहा है। इस हिसाब से 1 महीने के अंदर मेरा दूसरा बदलाव हो जाना चाहिए। तभी 7 या 8 साल की एक लड़की उछलती हुई दरवाजे से अंदर आती है। उसकी स्कूल ड्रेस की स्कर्ट पूरी तरह मुड़ी तुड़ी है। उसके सफ़ेद मोजे मिट्टी में सने हुए हैं और उसने लाल रंग के छोटे चमड़े के जूते पहने हैं जो हर कदम के साथ फर्श पर तेज आवाज कर रहे हैं। मिया उसे एक नज़र देखती है और घूरती है। तुमने इस बार किस क्लासमेट के साथ लड़ाई की? लड़की गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है। आज तो मैंने तरक्की की है, मैंने अकेले 2 लोगों से मुकाबला किया। मिया वापस किचन में काम करने चली जाती है और पूरे समय अपनी बेटी को डांटती रहती है। कोको गुस्से में मुंह बनाती है पर कुछ बोलती नहीं। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही हैं। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है जो उसे घूर रहा है। मैं मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन ये मुस्कुराहट ऐसी है जिसमें थोड़ा मजाक उड़ाने जैसा भाव है। वो एक छोटी सी हंसी हंसती है, अपने नन्हे दांत दिखाती है और फिर मुझे मुक्का दिखाती है जो साफ इशारा था कि मैं उससे दूर ही रहूं। तभी मार्कस अंदर आता है। वो मुझे उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन मिया को उसके शरीर से सिगरेट की बदबू आती है और वो अपनी नाक सिकोड़ लेती है। कोई और रास्ता न देख वो अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाता है
और मदद के लिए किचन में चला जाता है। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार रात के खाने के लिए एक साथ बैठता है। खाने के बीच में मार्क्स फ्रिज खोलता है और फ्रीजर से कुछ छोटी चीजें निकालता है जो कैंडी जैसी दिखती हैं। मुझे लगा कि ये बिल्लियों के लिए कुछ मजेदार खाने का है, लेकिन मार्क्स एक टुकड़ा मिया के कटोरे में, एक कोको के कटोरे में, एक बिल्ली के बर्तन में और एक अपने खुद के कटोरे में डाल देता है। सबको एक एक पीस। कोको विरोध में अपने चॉपस्टिक्स नीचे पटक देती है। मैं ये नहीं खा रही, इसका स्वाद बहुत गंदा है। तुम्हें ये हफ्ते में बस एक बार मिलता है और तुम शिकायत कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसके बिना तुम वो लड़ाइयाँ जीत पाती? कोको एक पल के लिए रुकती है और मार्क्स की बात सुनती है। वो दुविधा में अपनी नाक से कोड़ती है। फिर वो अपनी आंखें कसकर बंद करती है और उसे जबरदस्ती निगल लेती है। मैं ये जानने के लिए बेताब हूं कि वो कैंडी जैसी चीज आखिर है क्या। बाद में जब मैं मार्क्स और मिया को बात करते हुए सुनता हूं, तब मुझे पता चलता है कि इसे क्रिस्टल बी जेली कहते हैं। वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मुझे अभी पूरी तरह समझ नहीं आते, और मैं अपना चौंका हुआ चेहरा छिपाने के लिए अपनी बोतल ऊंची कर लेता हूं। ऐसा लगता है कि ये दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरी है। 1 महीना बीत जाता है। मैं देखता हूं कि एनर्जी बार फुल हो गया है और मेरा दूसरा बदलाव शुरू होता है। फिर से 3 ऑप्शन मिलते हैं। इस बार मैं साई फॉर्म वाला रास्ता चुनता हूं। जैसे ही मेरी दिमागी ताकत 1 पॉइंट बढ़ती है, मुझे महसूस होता है कि मेरे आसपास समय धीमा हो गया है। नहीं, असल में मेरी खुद की सोचने की क्षमता अचानक बहुत तेज हो गई है। पिछले 1 महीने की सारी यादें बिजली की रफ्तार से मेरे दिमाग में कौंध जाती हैं। मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या बदला है। तभी मिया मुझे गोद में उठाती है और फर्श पर बिछे एक बड़े लाल कपड़े पर बिठा देती है। वो कपड़ा तरह तरह की छोटी चीजों से भरा हुआ है। परंपरा के अनुसार बच्चे के पहले महीने पर एक रस्म होती है जिसमें बच्चा कुछ सामान पकड़ता है। बच्चा जिस चीज को भी हाथ लगाता है, माना जाता है कि वो उसके भविष्य के करियर को बताएगा। मैं कपड़े पर घुटनों के बल बैठ जाता हूं, इस इरादे से कि कुछ भी पकड़ लूं और इसे खत्म करूं। तभी सिस्टम इंटरफेस एक नया हिस्सा शुरू करता है जिसे क्लास इंटरफेस कहते हैं। जब मैं कपड़े पर रखी चीजों को दोबारा देखता हूं, तो हर चीज के ऊपर एक करियर लेबल तैरता हुआ दिखता है। सबसे पहले एक कीबोर्ड पैनल। इंटरफेस इसे कंटेंट ब्लॉगर बताता है, जिसमें कम पैसा है, काम के बोझ से थकने और मौत का भारी खतरा है, और अपडेट मांगने वाले फॉलोअर्स से लगातार परेशानी मिलेगी। मैं कीबोर्ड को दूर धकेल देता हूं और बाकी सामान को देखता हूं। वहां हर तरह के ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक हैं। मैं कपड़े के एक छोर से दूसरे छोर तक रेंगता हूं। जब तक मेरी आंखें 3 चीजों पर नहीं टिकती, मैं ढूंढना जारी रखता हूं: स्नाइपर, एक्सप्लोरर और स्ट्राइकर। जैसे ही ये तीनों क्लास मेरे दिमाग में आती हैं, मैं अपने ह्यूमन बीस्ट वाले बदलाव के बारे में सोचता हूं। केवल एक स्ट्राइकर बनकर और लड़ाई की कला में माहिर होकर ही मैं अपने शरीर की ताकत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूं। इसलिए मैं अपने चारों हाथ पैरों के बल रेंगते हुए बॉक्सिंग ग्लव, मुक्केबाजी के दस्ताने के पास जाता हूं और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूं। मैं एक प्यारी सी मुस्कान देता हूं। तभी क्लास इंटरफेस सामने आता है। प्राइमरी क्लास स्ट्राइकर लोड हो गया है। क्लास इंटरफेस अभी खाली है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अब तक मेरे पास आगे बढ़ने का एक ही तरीका था: बहुत सारा खाना खाना। लेकिन एक बच्चे के पेट की भी अपनी सीमा होती है। इसका मतलब था कि मैं महीने में ज्यादा से ज्यादा एक ही बार खुद को बदल सकता था। अब इस क्लास इंटरफेस के साथ मैं स्किल्स भी सीख सकता हूं, यानी विकास और मेहनत दोनों साथ साथ। ये सोचकर ही मैं मुस्कुराने लगता हूं। रस्म के बाद मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि क्लास स्किल्स कैसे हासिल की जाएं। स्ट्राइकर की ट्रेनिंग के लिए तो मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं ठीक से भागने और कूदने न लगूं। जहां तक क्लास इंटरफेस की बात है, उसमें जो फुर्ती और रफ्तार के पॉइंट्स दिए गए हैं, वे शायद तभी काम करेंगे जब मेरा शरीर अंदर से मजबूत होगा। उन्हें काम करने के लिए एक मजबूत बुनियाद की जरूरत है। जो भी हो, अभी सबसे बड़ा काम अपने शरीर को और ताकतवर बनाना है। इसलिए अगले 1 महीने तक मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ दूध पीने पर लगा देता हूं। हर दिन बस दूध और फॉर्मूला की एक के बाद एक बोतलें। जल्द ही जैसे जैसे एनर्जी बार बढ़ता है, मैं अपने तीसरे बदलाव तक पहुंच जाता हूं। इस बार मैं बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से ह्यूमन बीस्ट चुनता हूं। एक बार शरीर काफी मजबूत हो जाए तो एक बच्चे के शरीर में भी बाघ जैसी ताकत आ जाएगी, जो अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और देखने में बिल्कुल मासूम लगेगा। किसी को शक भी नहीं होगा कि डायपर पहनने वाला एक छोटा सा बच्चा असल में एक स्ट्राइकर है। अब मेरी फिजिकल पावर 3 पॉइंट पर है और मुझे अपने पैरों में जबरदस्त ताकत महसूस होती है। मैं पालने की रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ता हूं और धीरे से खुद को ऊपर की तरफ धकेलता हूं। मिया ठीक उसी पल बेडरूम में आती है। ओ मेरे भगवान, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। वो हैरानी और खुशी से झूम उठती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका 2 महीने का बच्चा खड़ा होना सीख गया है। कितना होशियार है, वो चिल्लाती है और मुझे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है ताकि मैं गिर न जाऊं। मिया को पास पाकर मैं और भी जोर लगाता हूं। परिवार का वो बड़ा बिस्तर अब मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। मैं बिना हाथ लगाए सिर्फ पैरों के बल खड़े होने की कोशिश करता हूं।
करीब दर्जन भर बार गिरने के बाद मैं डगमगाते हुए खड़ा रहने में कामयाब हो जाता हूँ। एक बार जब संतुलन बन जाता है तो मैं कदम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत में मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। हर कदम गिरने के साथ खत्म होता है, लेकिन हर बार बिस्तर पर गिरते ही मैं वापस खड़ा हो जाता हूँ, ऊर्जा से भरा हुआ। मियाँ पास बैठकर मुझे मेहनत करते देख प्यार से मुस्कुराती है। मैं आधे घंटे तक लगातार लगा रहता हूँ जब तक कि थकान नहीं हो जाती। जब मेरी ताकत 45% तक गिर जाती है तो मैं बिस्तर पर ढेर हो जाता हूँ और कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में सो जाता है। तीसरे बदलाव ने मेरी आवाज़ की नसों को लगभग पूरी तरह विकसित कर दिया है। अब मैं आखिरकार बोलना सीखना शुरू कर सकता हूँ। ये क्या है बेटा? लॉयर, वकील। बिल्कुल सही, बहुत समझदार। मियाँ ने अभी तक मेरा कोई टेस्ट नहीं कराया है, लेकिन मुझे इतनी जल्दी सब कुछ सीखते देख उसे पूरा यकीन हो गया है कि उसके हाथ कोई जीनियस लगा है। मुझे पालना उसके लिए बहुत आसान और सुकून देने वाला है। ये सोच उसे खुशी से भर देती है। उसे क्या पता कि जब वो मुझे लाइब्रेरी स्टडी रूम में ले जाती है तो मैं उससे भी ज़्यादा खुश होता हूँ। बाहर की दुनिया से कटे होने के कारण खुद से पढ़ना ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपनी क्लास स्किल्स पर काम कर सकता हूँ। लेकिन मियाँ फ़ोन, कंप्यूटर और टीवी के इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रखती है। अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा रास्ता यही है कि मैं लाइब्रेरी में कोई काम की किताब ढूंढूं और खुद से सीखना शुरू करूं। मैं लाइब्रेरी में खड़ा होता हूं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किताबों की अलमारियों को देखता हूं। सावधानी से भरी नज़रों के साथ मैं आखिर में एक ऐसी चीज़ ढूंढ लेता हूं जो सही लगती है। मैं कॉम्बैट बेसिक्स मैनुअल, लड़ाई की बुनियादी बातों वाली किताब की तरफ इशारा करता हूं और धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहता हूं, किताब, किताब चाहिए। मियाँ को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उसके बेटे को लड़ाई वाली किताब क्यों चाहिए, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए उसे मुझे थमा देती है। मैं उसे लेता हूं और तुरंत खोलकर पूरे ध्यान से पढ़ने लगता हूं। एक एक बुनियादी तकनीक को बारीकी से समझता हूं। मुझे धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। इसमें दिए गए चित्र इतने आसान हैं कि उनकी नकल की जा सकती है। मैं खुद को तसल्ली देता हूं और कोशिश करने का फैसला करता हूं। मैं जितनी बार मुक्का चलाता हूं उतनी बार किताब को देखकर अपनी गलतियां सुधारता हूं। आधे घंटे की इस मेहनत के बाद क्लास इंटरफेस में आखिरकार बदलाव दिखता है। मुक्केबाजी की तकनीक में सिर्फ 1 पॉइंट का अनुभव मिला है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। इससे पक्का हो गया कि खुद से सीखना वाकई काम करता है। मैं एक्साइटमेंट में तब तक मुक्के चलाता रहता हूं जब तक कि मेरी ताकत 35% तक नहीं गिर जाती। फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है और मैं कुछ ही सेकंड में बिस्तर पर मुंह के बल गिरकर सो जाता हूं। जब भूख की वजह से मेरी आंख खुलती है तो रात के 10 बज रहे होते हैं। आज बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं दूध की 3 पूरी बोतलें गटक जाता हूं और फिर एक संतुष्ट डकार लेता हूं। पहले तो मियाँ को लगता है कि मेरी इतनी भूख एक अच्छा संकेत है, एक स्वस्थ बच्चा अच्छे से खाता है। लेकिन जब फॉर्मूला दूध का एक डिब्बा 2 दिन से भी कम समय में खत्म हो जाता है तो उसे घर के बजट की चिंता होने लगती है। हालांकि वे दोनों सरकारी स्कूल के टीचर हैं और उनकी आमदनी भी ठीक है, फिर भी अब उन पर दबाव पड़ने लगा है। मैं किचन में मियाँ को खुद से बात करते हुए सुनता हूँ। वो एक्स्ट्रा क्लास लेकर ज़्यादा पैसे कमाने और आर्थिक दबाव कम करने के बारे में सोच रही है। मैं ऐसे नाटक करता हूँ जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हिसाब लगा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरा विकास होगा, मेरी खुराक और बढ़ेगी। तब क्या होगा जब परिवार मेरा खर्च नहीं उठा पाएगा? मुझे पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। माना कि 3 महीने से भी कम उम्र के बच्चे के लिए घर के पैसों के बारे में सोचना थोड़ा जल्दी है, लेकिन अभी के लिए मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। शायद अगले महीने स्कूल जाने पर कोई आइडिया मिल जाए। अगली शाम पूरा परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता है। मार्क्स एक अच्छी खबर लाता है। स्कूल ने उसका ट्रांसफ़र एक एडवांस्ड क्लास में पढ़ाने के लिए कर दिया है। इस पद के साथ उसकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ जाएगी और करियर में तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। मार्क्स मेज़ पर बियर की बोतल खोलता है और मुस्कुराते हुए पीता है। ये वाकई सबके लिए अच्छी खबर है। तभी मियाँ बताती है कि वो भी घर का आर्थिक बोझ कम करने के लिए जल्दी स्कूल वापस जा रही है। मियाँ द्वारा रखे गए घर के खर्चों का रिकॉर्ड देखने के बाद मार्कस हिचकिचाते हुए मान जाता है। फिर वो कहता है, मैं जियोलॉजिकल सर्वे ब्यूरो में भी एक अर्जी दूंगा। शायद मेरी किस्मत अच्छी हो और मुझे इको रेल्म में जाने का एक और पास मिल जाए। इको रेल्म पास, ये दूसरी बार है जब मैंने ये शब्द सुने हैं। एक 3 महीने के बच्चे के एहसास से मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही खतरनाक जगह है। कोको उदास चेहरा लिए बड़ों की बातें चुपचाप सुन रही हैं। उसे बस इतना समझ आया कि उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा दूध पीता है और इसी वजह से अब उसे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। वो अचानक सिर उठाकर मुझे घूरती है। इतना दूध पीने का क्या फ़ायदा? तुम बस इसे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हो। कभी पानी पीने के बारे में सुना है? मैं ऐसे दिखाता हूँ जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया और बस उसे अपनी सबसे मासूम मुस्कान देता हूँ। फिर मैं अपने मुंह के कोने से लार पोंछता हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टोकने की? मियाँ कोको को डांटते हुए कहती है। तुम भी तो हर बार अपनी प्लेट सिर्फ मीट से भर लेती हो। क्या आप आगे की स्क्रिप्ट का अनुवाद करना चाहेंगे? तुम्हें कुछ सब्जियां खानी चाहिए और तुम कभी नहीं सुनती। मुझे ताकत के लिए मीट चाहिए।
वरना मैं एक ही पल में 2 क्लासमेट्स को कैसे हरा पाऊंगी। पूरी मेज पर शोर मच जाता है और किसी तरह इस हलचल से डिनर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। बेसिक्स की 1 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार मुझे असली कॉम्बैट ट्रेनिंग का पहला स्वाद मिलता है। मेरा पार्टनर घर की बिल्ली पंपकिन है। जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू की है, पंपकिन किनारे से मुझे देख रही है। अजीब बात है, जब से मेरे दूसरे बदलाव ने दिमाग की ताकत का एक पॉइंट बढ़ाया है, मुझे बिल्लियों की म्याऊं समझ आने लगी है। पंपकिन मेरी तरफ देखकर कुछ बार म्याऊं करती है। मैं उसे पूरी तरह समझ जाता हूं। वो मेरे साथ लड़ना चाहती है। मैं अपनी पोजीशन ले लेता हूं। पंपकिन मेरे सामने खड़ी हो जाती है और मुझे घूरती है। एक लड़का, एक बिल्ली, साइज में एक जैसे और वजन में भी बराबर। मेरी आंखों में लड़ने का जज्बा चमक रहा है। अगले ही सेकंड पंपकिन छलांग लगाती है और सीधा मुझ पर झपटती है। मैं अपनी जगह पर टिक नहीं पाता और सीधा पीठ के बल गिर जाता हूं। पंपकिन मेरे ऊपर खड़ी है और उसके दोनों अगले पंजे मेरी छाती पर दबे हुए हैं। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अजीब सा महसूस करते हैं। पंपकिन म्याऊं करती है। अनुवाद: तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? क्या तुम खुद को बचा भी सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्ट्राइकर के रूप में मेरी पहली लड़ाई इतनी बुरी हार के साथ खत्म होगी। इसके बाद मैं और भी ज्यादा फोकस के साथ ट्रेनिंग में जुट जाता हूं। जब तक मेरा चौथा बदलाव फिर से मेरे शरीर की ताकत बढ़ाता है, तब तक मैं साफ हुक मारना और पैरों के सही इस्तेमाल के साथ कॉम्बो बनाना सीख जाता हूं। मैं फिर से स्किल पैनल चेक करता हूं। मुश्किल से 6 महीने की उम्र के हिसाब से मैं इस तरक्की से वाकई खुश हूं। इस रफ्तार से मैं 1 साल का होने से पहले लेवल 1 स्ट्राइकर बन जाऊंगा। अगर मैं आज मुक्केबाजी की तकनीक का अनुभव 100 तक पहुंचा दूं तो स्किल लेवल बढ़ने पर इनाम मिलना चाहिए। मैं इसका इंतजार करने लगता हूं। जैसे ही मैं बेसिक मुक्केबाजी तकनीक को लेवल 1 पर पहुंचाता हूं, क्लास इंटरफेस पर इनाम का नोटिफिकेशन आ जाता है। 3 फ्री पॉइंट। मैं बिना सोचे समझे तीनों पॉइंट शरीर की ताकत में डाल देता हूं। बाहर से देखने पर मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ा ही लंबा लगता हूं, लेकिन कपड़ों के अंदर मेरा शरीर वाकई बन चुका है। इतना ज्यादा खाने की वजह से शरीर पर थोड़ा फैट है और रोजाना की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी अभी 6 पैक नहीं आए हैं, लेकिन मेरे अंदर जो ऊर्जा भरी है उसमें एक जंगली इंसान जैसा एहसास है। अब मैं अपने दोनों विकास रास्तों की प्रोग्रेस देख सकता हूं। शरीर की ताकत 11:05 होने के साथ मुझे लगता है कि 30% तक पहुंचने पर अगला लेवल खुल जाना चाहिए। आज की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं लाइब्रेरी के दरवाजे तक रेंग कर जाता हूं और मिया को ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हुए सुनता हूं। वो पीच ब्लॉसम स्प्रिंग नाम की एक पुरानी किताब पढ़ा रही है। वो किताब का मुख्य हिस्सा खत्म कर चुकी है और अब उसके पीछे की कहानी बता रही है। आड़ू के बागों से बसंत की हवा बह रही है। हर तरफ शांति है, लेकिन पुराने समय में पीच ब्लॉसम स्प्रिंग वॉइड के उन कुछ रास्तों में से एक था जिनका रिकॉर्ड मिलता है। इसकी असली जगह धरती पर नहीं है, ये कहीं बहुत दूर है। ये एक आयाम के पुल के जरिए आड़ू के बाग से जुड़ा हुआ था। पुराने लोग वहां वापस इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि उन्होंने उस पुल को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। आज नेशनल वॉइड गेट नंबर 3 के जरिए कोई भी बड़ी आसानी से वहां जा सकता है। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर चुपचाप सुनता हूं। तो वो वॉइड है, लेकिन आखिर ये इको रेल्म क्या है? डिनर के बाद मार्क्स मुझे इसका साफ जवाब देता है। वॉइड एक ऐसी जगह है जहां समय और स्पेस सब आपस में मिले हुए हैं। एक कदम आगे बढ़ने पर आप पूरी तरह से दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। बस कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़े रहें और बाहर 100 साल बीत चुके होंगे। इको रेल्म वॉइड के भीतर एक खास घटना है। ये समय और स्थान के एक विशिष्ट हिस्से की नकल है। मान लीजिए कि आप घर पर एक दिन बिताते हैं। वॉइड उस दिन की कई बार नकल बनाता है। कॉपी सिर्फ एक कॉपी होती है, लेकिन उसमें सब कुछ असली होता है। बाहर के लोग संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए रास्तों से होकर इको रेल्म में दाखिल होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी गेम में काल कोठरी चलाने जैसा है। मार्क्स अपनी बात खत्म करता है और मुझे अभी भी सोचते हुए देखता है। क्या तुम इसमें से कुछ भी समझ रहे हो? मैं गंभीरता से सिर हिलाता हूं, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे के भाव जम जाते हैं। पापा, क्या होगा अगर हम ही वो कॉपी हों? मार्क्स वाकई हैरान दिखता है। उसके बेटे ने न केवल बात को समझा, बल्कि वो पहले से ही खुद से कड़ियां जोड़ रहा है। मार्कस हंसता है और समझाता है, नकल की गई जिंदगियां अपने इको रेल्म से बाहर निकलते ही खत्म हो जाती हैं। हमारी दुनिया के लोग वॉइड में आज़ादी से घूम सकते हैं, इसलिए हम कॉपियां नहीं हो सकते। इसके कुछ ही समय बाद मार्क्स मुझे अपनी रोजाना की ट्रेनिंग शुरू करते हुए देखता है। उसने मुझे कुछ समय पहले लड़ाई वाली किताब पढ़ते हुए, तकनीकों की नकल करते हुए और खुद से हर चीज पर काम करते हुए देख लिया था। लेकिन आज जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, जो तालमेल मैं दिखाता हूं वो मार्क्स के कदम रोक देता है। वो वापस मुड़ता है और अपनी आंखें मुझ पर गड़ा देता है। पापा, क्या बात है? मैं उसके चेहरे पर अजीब भाव देखता हूं और पूछने के लिए ट्रेनिंग रोक देता हूं। कुछ नहीं, मार्कस कहता है, उसकी मुस्कान थोड़ी खिंची हुई है। तुम तकनीकों को बहुत तेजी से सीख रहे हो। फिर वो सिर हिलाता है जैसे कोई फैसला कर रहा हो।
कल से तुम्हारी बहन के स्कूल से घर आने के बाद मैं तुम दोनों को साथ में ट्रेनिंग दूंगा। मैं बहुत खुश हूं। आखिर मार्क्स पेशे से एक पीई फिजिकल एजुकेशन टीचर है। दूसरी ओर कोको बिल्कुल भी उत्साहित नहीं दिखती। अगली शाम मार्क्स कोको को फिटनेस रूटीन से शुरू करवाता है, फिर उसका ध्यान मुझे कॉम्बैट तकनीक सिखाने पर जाता है। ये देखकर कि मेरी मुक्केबाजी पहले से ही बेसिक से ऊपर है, वो मुझे लात मारने के बुनियादी तरीके सिखाता है। वो हर चाल को कदम दर कदम समझाता है। मैं उसके साथ चलता हूँ, उसकी हर चाल की नकल करता हूँ और बारीकियों को ठीक करता रहता हूँ। धीरे धीरे ये नेचुरल लगने लगता है। तभी मेरे सामने एक नया इंटरफेस नोटिफिकेशन आता है। मैं पलक झपकता हूँ, एक पल के लिए चौंक जाता हूँ, फिर खुशी की एक लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है। आखिरी इंटरफेस मॉड्यूल आखिरकार अनलॉक हो गया है। मैं इसे टेस्ट करने के लिए तुरंत मिरर मोड चालू करता हूँ। मेरी पुतलियां सिकुड़ती हैं और मेरी नज़र एक पल में तेज हो जाती है। मेरी आंखें एक हाई डेफिनेशन कैमरे जैसी हो जाती हैं, जो मार्क्स द्वारा दिखाई जाने वाली हर चाल की हर बारीकी को कैद कर लेती हैं, देखती हैं, नकल करती हैं और सुधारती हैं। हर बार दोहराने के साथ मेरी तकनीक और साफ होती जाती है। मार्कस को महसूस होने लगता है कि उसके बेटे में कुछ तो अलग है। अभी कुछ ही देर पहले उसके बेटे को सुधार की जरूरत थी, यहाँ वहाँ छोटे बदलाव चाहिए थे। अब अचानक उसकी हर चाल बिल्कुल सटीक है। अपने असाधारण प्रतिभाशाली बेटे को देखकर मार्कस एक शांत आह भरता है। जब उसने और मिया ने दूसरे बच्चे का फैसला किया था तो उन्होंने बस एक शांत बच्चे की उम्मीद की थी। कोको जैसा बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्हें एक पैदाइशी जीनियस मिल गया। 1 महीने में पूरी तरह विकसित नज़र, रेंगना, खड़ा होना, चलना, सब अपने आप। 2 महीने तक बोलना भी शुरू कर दिया। 3 महीने तक दौड़ना, कूदना और खुद से कॉम्बैट तकनीक सीखना। मार्क्स नेशनल प्रोडिजी डेवलपमेंट एक्ट को देखता है और माता पिता को दिए जाने वाले 10 मिलियन युआन के सपोर्ट ग्रांट को पढ़ता है। उसका दिमाग चलने लगता है। जब मुझे जीनियस माने जाने पर मिलने वाले 10 मिलियन के ग्रांट के बारे में पता चलता है तो मैं मार्क्स पर तुरंत मेरा नाम लिखवाने के लिए दबाव डालता हूँ। क्या आप आगे का अनुवाद चाहेंगे? हम ऑनलाइन अर्जी जमा कर देते हैं, लेकिन आखिर में क्योंकि मैंने अभी 2 साल की कम से कम उम्र की शर्त पूरी नहीं की है, मेरी अर्जी खारिज कर दी जाती है। मार्क्स मुझसे कहता है कि इसके बारे में तनाव न लूं। नेशनल लेवल के प्रोग्राम के स्टैंडर्ड ऊंचे होते हैं। अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे मानने से इनकार कर देता हूं। मैं मार्क्स से 5 टैब भर के पढ़ाई का सामान डाउनलोड करवाता हूं और घर पर अपने दिन अनुभव, EXP बढ़ाने और मिरर मोड की प्रैक्टिस में लगा देता हूं। सब कुछ उस 10 मिलियन के ग्रांट के लिए। उस शाम हफ्ते का सप्लीमेंट लेने का समय आता है। मिया फ्रिज से क्रिस्टल बी जेली के 4 टुकड़े निकालती है। जैसे ही वो उन्हें बांटने के लिए तैयार होती है, मैं बोल पड़ता हूं, मम्मी, क्या मुझे इसका थोड़ा सा हिस्सा मिल सकता है? शायद इसलिए क्योंकि मेरे सारे दांत निकल आए हैं और मैं मछली और मीट आराम से खा रहा हूं। मिया मुझे अपने हिस्से का एक टुकड़ा दे देती है। ये चीज़ वाकई उतनी ही कड़वी है जैसा कोको ने बताया था। मिया एक छोटा टुकड़ा काटती है और उसे गर्म पानी में घोल देती है। उससे जो गंध उठती है वो बिल्कुल अलग ही है। लेकिन खुद को विकसित करने के लिए मैं खुद को तैयार करता हूँ। चेहरा सख्त करके और सांस रोककर मैं इसे कड़वी दवा के एक घूंट की तरह गटक जाता हूँ। जब ये पूरी तरह अंदर चला जाता है तभी मैं दोबारा सांस लेने की हिम्मत करता हूँ। पहले तो कीड़ों जैसी गंध मेरे मुंह में फैलती है और मेरा जी खराब होने लगता है। फिर गले के नीचे गर्माहट की एक लहर दौड़ती है और ये बहुत शानदार महसूस होता है। इंटरफेस मुझे एनर्जी बार बढ़ने का अलर्ट देता है और वो नंबर मुझे चौंका देता है। क्रिस्टल बी जेली का एक पूरा टुकड़ा 10 ग्राम का होता है। मैंने 1 ग्राम से भी कम लिया है और एनर्जी बार 2% बढ़ गया है। 1 ग्राम का मतलब पूरे दिन के फॉर्मूला दूध के बराबर ताकत। वॉइड का खाना वाकई कुछ और ही है। अगले 2 हफ्तों तक मैं पूरी तरह से लात मारने की तकनीक, किक्स और फुटवर्क पर ध्यान देता हूँ। लगातार मिरर मोड चलाने से मेरी किक तकनीक और फुटवर्क दोनों लेवल 1 पर पहुंच जाते हैं। इन 2 लेवल अप की वजह से मुझे 6 फ्री पॉइंट मिलते हैं। इस बार मैं उन सबको शरीर की ताकत में नहीं डालता। टैलेंट इंटरफेस में मिरर मोड के नोट को देखने पर पता चलता है कि बेहतर नकल मिररिंग के लिए दिमागी ताकत बढ़ानी होगी। इसलिए मैं इंटरफेस खोलता हूं और सभी 6 पॉइंट दिमाग की ताकत मेंटल में डाल देता हूं। इसका एहसास तुरंत होता है, जैसे मेरे सिर पर बर्फ के पानी से भरी बाल्टी उड़ेल दी गई हो, हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड। मेरा सिर सुन्न हो जाता है। मेरे माथे की नसें उभर आती हैं। मेरा दिमाग ऐसा लगता है जैसे उसे फाड़ा जा रहा हो। लेकिन जब मैं अपनी आंखें दोबारा खोलता हूं तो पूरी दुनिया और भी साफ नजर आती है। मैं टेस्ट के तौर पर मिरर मोड चालू करता हूं। मैं मास्टर जिंजर बिल्ली की म्याऊं की नकल करना शुरू करता हूं। मास्टर जिंजर अपना सिर टेढ़ा करता है। मैं ठीक वैसी ही आवाज निकालता हूं। उसका गोल मटोल चेहरा उतर जाता है। उसके हाव भाव सब कह देते हैं, ये 2 पैरों वाला जीव मेरी आवाज की नकल कर रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी मेरे इंटरफेस में एक लाइन आती है,
मिरर मोड चालू करके मास्टर जिंजर की कुछ आवाज़ों की नकल करने के बाद मैंने किसी तरह बिल्लियों की भाषा को अनलॉक कर लिया है। मास्टर जिंजर के साथ आधा घंटा बातचीत करने के बाद जानवरों की भाषा 20 टंग की स्किल में 2 पॉइंट का अनुभव मिलता है। दिक्कत यह है कि मास्टर जिंजर कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं है। वह बार बार वही कुछ शब्द दोहराता रहता है और उसमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर मैं बेसिक साइफॉर्म को पूरी तरह विकसित कर लूं तो क्या मुझमें सीधे विचार भेजने की काबिलियत आ जाएगी। इसलिए अपनी रोजाना की ट्रेनिंग के साथ साथ अब मेरा एक शौक भी है, बिल्लियों से बातें करना। समय तेज भागता है और गर्मियां आ रही हैं। बसंत में फैली फ्लू की बीमारी अब खत्म हो गई है। हर जगह माता पिता राहत की सांस ले रहे हैं। जिन दिनों मिया की ऑनलाइन क्लास नहीं होती वो मुझे स्ट्रॉलर में बिठाकर पड़ोस में घुमाने ले जाती है। उसकी उम्मीद यह है कि मैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताऊंगा, बजाय इसके कि हर दिन घर पर बिल्लियों की प्रजाति से बात करते हुए। वो अब चिंता करने लगी है। मैं स्ट्रॉलर में बैठता हूं और चुपचाप दूसरे बच्चों को उनके स्ट्रॉलर्स में देखता हूं। तभी एक छोटी बच्ची अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। एक लड़का भी उसके पीछे उतनी ही जोर से विलाप करने लगता है। वजह चाहे जो भी हो, मुझे वे बहुत शोर करने वाले लगते हैं। कुछ माताओं का ध्यान मुझ पर जाता है जो मैं शांति से बैठा हूं। न रोना, न नखरे करना, यहां तक कि अपनी उंगलियां भी नहीं चबाना। वे मिया की तारीफ करती हैं। आपका बच्चा बहुत ही सलीके वाला और समझदार है। अगर मेरा बच्चा ऐसा होता तो मैं हर रात मुस्कुराते हुए सोती। मिया का चेहरा चमक उठता है। हर माता पिता को अपने बच्चे की तारीफ सुनना पसंद है। उसने मुझसे कहा था कि बाहर शांत रहना और बोलना नहीं, वरना लोगों का रिएक्शन और भी ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता था। तभी एक माँ बोलती है, इस बच्चे की आंखें बहुत तेज लगती हैं। क्या आपने इसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस की जांच करवाई है? ये एक पैदाइशी जीनियस हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने पढ़ा है कि कई जीनियस बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में ही संकेत देने लगते हैं। ये सुनकर मिया घबराहट में उन्हें मना कर देती है। वो अभी भी सोच ही रही है कि क्या कहे, तभी उनमें से एक माँ स्ट्रॉलर के पास आती है। वो अपनी एक उंगली ऊपर उठाती है और एक प्यारी मुस्कान के साथ पूछती है, ये कितने हैं? सही जवाब दो तो आंटी तुम्हें कैंडी देंगी। हर कोई मेरे जवाब का इंतजार करता है। आखिरकार मुश्किल से 6 महीने के बच्चे के लिए सवाल समझना और कुछ शब्द भी कह देना असाधारण बुद्धि का काफी बड़ा सबूत होता। मैं उस जिज्ञासु भीड़ को पूरी तरह से अनदेखा कर देता हूं और अपना चेहरा फूलों की क्यारी के पास दुबकी एक आवारा बिल्ली की तरफ घुमा लेता हूं। एक्साइटेड होकर मैं उसे पुकारता हूं। सारी माताओं की नजरें एक साथ निराशा में डूब जाती हैं। दूसरी ओर मिया चैन की सांस लेती है। वो आवारा बिल्ली आवाज सुनकर सिर घुमाती है। उसे कुछ काम का नहीं लगता और वो भाग जाती है। फिर भी इस पड़ोस में आवारा बिल्लियों की कोई कमी नहीं है। अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं बातचीत शुरू करूंगा और अपनी जानवरों की भाषा 20 टंग का अनुभव बढ़ाऊंगा। उन 6 मेंटल पॉइंट्स को जोड़ने के बाद से अब मैं पूरी तरह से वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए सीख सकता हूं और बाकी बची कॉम्बैट तकनीकों की खुद से प्रैक्टिस कर सकता हूं। स्ट्राइकर क्लास को लेवल अप होने के लिए बस 21% अनुभव और चाहिए। मुझे उत्साह महसूस हो रहा है। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अगले लेवल पर क्या इनाम और फायदे मिलेंगे। आने वाले दिनों में मैं दिन में 3 ट्रेनिंग सेशन जारी रखता हूं और इंटरफेस के नंबर्स पर लगातार नजर रखता हूं। 2 हफ्ते बाद धड़कते दिल के साथ मैं क्लास इंटरफेस खोलता हूं। वहां पूछा जाता है कि क्या मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ चुनता हूं। जब इंटरफेस वापस फोकस में आता है तो इस पहले क्लास लेवल अप के इनाम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार हैं। स्ट्राइकर की खास खूबी कमजोर बिंदु पर हमला, वीक पॉइंट स्ट्राइक के बारे में पढ़कर मेरी उंगलियों में कुछ कर दिखाने की बेचैनी होने लगती है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास पंपकिन का मुकाबला करने का बराबर का मौका है। मैं इनाम में मिले सभी 10 पॉइंट्स को शरीर की ताकत में डाल देता हूं। पहले मुझे अपने अंदर से शक्ति का एक विस्फोट महसूस होता है। फिर मेरी बाहें काफी मोटी हो जाती हैं। हल्की सी हरकत करने पर भी डोले, बाइसेप्स उभर आते हैं। मेरा दिमाग साफ हो जाता है और हर चीज तेज दिखने लगती है। महीनों की ट्रेनिंग और पढ़ाई बिल्कुल सही क्रम में दिमाग में कौंध जाती है। इतनी अच्छी स्थिति में मुझे पंपकिन को ढूंढना होगा और पिछला हिसाब बराबर करना होगा, लेकिन पंपकिन बस जम्हाई लेती है। उसका अंदाज बिल्कुल भी स्वागत करने वाला नहीं है। मैं वहां खड़ा होता हूं और एक अजीब सी मुस्कान देता हूं। पंपकिन, चलो मुकाबला करते हैं। पंपकिन थोड़ा सा हिलती है। उसके मुंह का कोना ऐसे मुड़ता है जैसे वो ठंडी मुस्कान दे रही हो। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास होता है। क्या ये बिल्ली नींद से जगाए जाने की वजह से चिड़चिड़ी है? अगले ही पल पंपकिन एक आवाज निकालती है और धुंधली होकर गायब हो जाती है। वो सीधा मेरे पैरों के पास से झपटती है। पंपकिन को पक्का भरोसा है कि ये लड़ाई भी पिछली वाली की तरह जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब मैं वो पहले जैसा बेबस बच्चा नहीं हूं। कुछ महीने पहले वाले बच्चे से जब वो टकराती है तो मैं उसके साथ लुढ़क जाता हूं, बिल्कुल सफाई और कंट्रोल के साथ। मैं उसके वार को झेलता हूं, मजबूती से पैर जमाता हूं और हमारे बीच की दूरी बढ़ा देता हूं। पंपकिन पलकें झपकती है।
उसकी सुनहरी आंखों में हैरानी भर जाती है। मैं अपने पैरों को सही पोजीशन में जमाता हूँ, चेहरे के बचाव के लिए मुट्ठियां ऊपर उठाता हूँ। मैं सांडा किकबॉक्सिंग की मुद्रा लेता हूँ। चलो जारी रखते हैं। पंपकिन फिर से एक धुंधली परछाई की तरह तेज होती है। हमला दोबारा होता है। म्याऊं की बौछार इस बार पूरी रफ्तार के साथ। अपने पंजों के नाखून अंदर समेटकर वो अपने गद्दीदार पैरों का इस्तेमाल मुक्कों की तरह करती है। वो बिना रुके हमला करती है। मैं उसका सीधा मुकाबला नहीं करता। इसके बजाय मैं अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करता हूँ, गोल घूमता हूँ और किसी मौके का इंतजार करता हूँ। पंपकिन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ऊपर से देखने पर लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वो एक आखिरी छलांग के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए मुझ पर झपटती है, मैं वीक पॉइंट स्ट्राइक एक्टिवेट करता हूँ और एक जोरदार हाई किक मारता हूँ। ये सीधा पंपकिन के पेट की तरफ जाती है। मेरा पैर बस पहुंचने ही वाला होता है कि पंपकिन हवा में ही मुड़ जाती है और अपनी दिशा बदल लेती है। वह हमारे पास वाले सोफे पर उतरती है। वो अपना सिर हिलाती है। उसकी सुनहरी आंखें यकीन ना होने की वजह से फटी रह जाती हैं। इस 2 पैरों वाले जीव ने वाकई उसे पीछे धकेल दिया। मैं हाफते हुए उसके बगल में सोफे पर गिर पड़ता हूँ। लड़ाई सिर्फ कुछ ही मिनट चली, लेकिन मैंने जितना फोकस रखा था उसने मुझे पूरी तरह थका दिया। मैंने इंटरफेस पर मिले अनुभव EXP को चेक किया। वो लड़ाई 1 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के बराबर थी। मैं उम्मीद भरी नज़रों से पंपकिन की तरफ मुड़ता हूँ। तो क्या हम इसे फिर कभी दोबारा कर सकते हैं? जैसे मेरी काबिलियत को पहचानते हुए पंपकिन का व्यवहार काफ़ी नरम हो जाता है। वो जवाब में धीरे से म्याऊं करती है। मैं पंपकिन के पास दौड़कर जाता हूँ और हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। समय तेजी से बीतता है। जब मैं 9 महीने का होता हूँ तो मेरी लंबाई 87 सेंटीमीटर हो जाती है, जो एक औसत 2 साल के बच्चे के बराबर है। शारीरिक क्षमता के मामले में मैं बहुत पहले ही किशोरों के स्तर को पार कर चुका हूँ। इस दुनिया में माता पिता बच्चों के विकास को बहुत महत्व देते हैं, और क्रिस्टल बी जेली मिलने की वजह से कई बच्चे बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते हैं। यहाँ 1 साल के बच्चे का चलना और खुद से खाना खाना कोई अजीब बात नहीं है। एक दिन मैं कोको के लिए कोल्ड ड्रिंक का एक कैन लेकर जाता हूँ। वो मुझे आते हुए देखती है और तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम्हारे लिए है। मैं कैन आगे बढ़ाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मुकाबला स्पारिंग करोगी? कोको मुझे घूरती है। उसे यकीन है कि उसने गलत सुना है। बेशक छोटा भाई तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो 122 सेंटीमीटर लंबी है, उससे एक सिर ऊंची, और वो उसे लड़ने के लिए कह रहा है। ये तो सीधा सीधा मार खाने जैसी बात है, लेकिन उन छोटी मिन्नत भरी आंखों को देखकर उसके अंदर कुछ होता है और उसकी मुट्ठियों में भी खुजली होने लगती है। 1 मिनट की बातचीत के बाद हम दोनों बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कोको एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां चटकाती है। तय रहा। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुम रोओगे नहीं और मम्मी को बिल्कुल नहीं बताओगे, समझे? मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं अपने बाएं पैर से जोर लगाकर आगे बढ़ता हूं। शुरुआत में कोको मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। वो मुझे पीछे फेंकने के लिए एक किक मारती है, लेकिन मैं फुर्ती से एक तरफ होकर बच जाता हूं। उसी पल मैं उसका पैर पकड़ता हूं, अपना वजन आगे बढ़ाता हूं और अपना सिर जोर से उसके पेट में मारता हूं। कोको अपना संतुलन खो देती है और बिस्तर पर गिर जाती है। वो झटपट वापस उठती है और फटी आंखों से मुझे देखती है। गिरने से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके दिमाग को बड़ा झटका लगा है। असंभव, बिल्कुल असंभव। इस बच्चे को पैदा हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है ना? वो गहराई से सोचती है, कोई तार्किक वजह ढूंढने की कोशिश करती है। उसे जल्दी ही जवाब मिल जाता है। मम्मी उसे अस्पताल से घर लाई थी। किसी ने असल में जन्म होते नहीं देखा। बस एक ही नतीजा निकलता है। वह पीछे मुड़ती है और बाहर की तरफ भागती है, बेडरूम से बाहर भागती है और पूरी ताकत से चिल्लाती है, मम्मी, आपको धोखा दिया गया है। ये आपका असली बेटा नहीं है। लिविंग रूम में कोको मिया को ढूंढते हुए इधर उधर भागती है और पूरे समय चिल्लाती रहती है, मम्मी मम्मी, आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। ये आपका नहीं है। ये धरती को तबाह करने के लिए भेजा गया कोई दूसरे ग्रह का प्राणी है। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर एक प्यारी मुस्कान के साथ इस पूरे ड्रामे का मजा लेता हूँ। उम्मीद के मुताबिक 5 मिनट बाद मिया अपनी ऑनलाइन क्लास खत्म करती है। वो सबसे पहले कोको को कान से पकड़ती है और उसे जमकर डांटती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा शोर मचाया और मेरी क्लास में खलल डाला तो डिनर में तुम्हें मीट नहीं मिलेगा। कोको अपना कान मलती है। उसकी आंखों में एक दुखद गुस्सा है। मम्मी का अंजाम भी फिल्मों के उन साइड किरदारों जैसा होगा जो कभी हीरो का यकीन नहीं करते और आखिर में दूसरे ग्रह के प्राणी द्वारा खा लिए जाते हैं। जब मिया को पूरी बात समझ आती है तो वो मार्क्स के आते ही उसे सब बताती है, और इस तरह कोको और मेरे बीच दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार कोको अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करती है। वो अपने सामने खड़े उस एलियन का पर्दाफाश करने के लिए ठान चुकी है। मैं शांत रहता हूँ, उसकी हर चाल को पढ़ता हूँ और सफाई से उसका जवाब देता हूँ। मैं उसकी तकनीक में कमियां ढूंढता हूँ।
इस तरह की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से अनुभव ऑफ एक्सपी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है और पढ़ाई के 5 टैब अपने अंदर उतारने के बाद मैं एक मंझे हुए स्ट्राइकर की तरह खुद को संभालता हूँ। वार से बचना, रोकना, जवाबी हमला करना, यहाँ तक कि विरोधी की लय बिगाड़ना, ये सब अब मेरे लिए बहुत आसान है। दूसरी ओर कोको ने कुछ सालों तक लड़ाई की ट्रेनिंग ली है, लेकिन गहराई से पढ़ने की उसकी अनिच्छा ने उसकी तकनीक को कच्चा छोड़ दिया है। जैसे ही मैं उसे एक किक पर जरूरत से ज्यादा जोर लगाते और खुद को असुरक्षित छोड़ते देखता हूं, मैं नीचे से तेजी से अंदर आता हूं और सफाई से उसका पैर खींचकर उसे गिरा देता हूं। लेग स्वीप। वीक पॉइंट स्ट्राइक के बोनस की वजह से कालीन भी उसे नहीं बचा पाता। कोको कराहते हुए जमीन पर गिरती है। वो वहां लेटी हुई हाँफ रही है और खाली नजरों से छत को घूर रही है। सब खत्म हो गया, वो फुसफुसाती है। अब ये एलियन पूरी धरती पर कब्जा कर लेगा। मेरे सुधार की रफ्तार एक बार फिर मार्क्स की उम्मीदों से आगे निकल जाती है। ऐसा लगता है कि मैं जीनियस सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करने के बहुत करीब हूं। मार्कस जश्न मनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा डिश बनाता है, इस उम्मीद में कि हम दोनों को अच्छी ताकत मिले। गर्मी की छुट्टियों के अगले 2 महीनों के लिए मेरी गोल्ड मेडल पार्टनर कोको आधिकारिक तौर पर अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाती है। उसका एकमात्र लक्ष्य मुझे हराना और मेरे असली एलियन रूप को सामने लाना है। मैं उसकी हर चुनौती का स्वागत करता हूं, क्योंकि मिरर मोड में लड़ने से अनुभव उस रफ्तार से बढ़ता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। समय बीतता जाता है। अक्टूबर आता है और उसके साथ मेरा पुनर्जन्म के बाद का पहला जन्मदिन। मार्क्स और मिया मेज पर तालियां बजाते हैं और हैप्पी बर्थडे गाते हैं। मिया कोको का कान थोड़ा मरोड़ती है और वो भी बिना मन के गुनगुनाने लगती है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ, अपनी बोतल को ऐसे उठाता हूँ जैसे कोई जाम छलका रहा हूँ और उसे एक बार में गटक जाता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, एक दुआ मांगता हूँ और एक ही सांस में सारी मोमबत्तियां बुझा देता हूँ। तोहफे के तौर पर कोको अपनी पॉकेट मनी से एक एलियन 5 मूवी की आर्ट बुक खरीदती है और उसे मेरी तरफ सरका देती है। वो एलियन बेस की तरफ इशारा करती है और सहजता से पूछती है, तुम्हारे घर के मांस खाने वाले फूल खिल रहे हैं, क्या तुम वापस जाकर उन्हें देखने नहीं जा रहे? फिर मार्कस की बारी आती है। वह मुझे एक छोटी नीली बोतल देता है। ये विज्ञापनों में मिलने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट जैसा दिखता है, लेकिन जब मैं लेबल पढ़ता हूं तो उस पर लिखा होता है ग्रेड 1 एसेंस टॉनिक। मार्कस मुस्कुराता है। इसे सीधा पी लो, ये क्रिस्टल बी जेली से बेहतर तरीके से शरीर में सोखता है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उसे टॉनिक को एक ही बार में गटक जाता हूं। गले से लेकर पैरों की उंगलियों तक एक ठंडी और ताज़ा लहर फैल जाती है। एनर्जी बार तुरंत 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स देता है। फिर एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन सामने आते हैं। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद मेरा पहला बड़ा अचीवमेंट उपलब्धि आखिरकार अनलॉक हो गया है। 30 पॉइंट्स की शारीरिक ताकत फिजिक्स के साथ अब मैं एक कसरत करने वाले जवान मर्द के बराबर हूं। मैं इनाम की पूरी जानकारी खोलता हूं। मेरी अब तक की सभी खासियतों में बीस्ट फॉर्म लड़ाई की ताकत में सबसे बड़ा उछाल देता है। फिर मैं पैसिव टैलेंट रिवॉर्ड चेक करता हूं। प्रेडेटर शिकारी। ये लड़ाई वाली स्किल नहीं है, इसे लेवल अप नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लगातार जुड़ती रहती है। अब से हर दिन की ट्रेनिंग के साथ प्रेडेटर टैलेंट का मतलब होगा थकान और शारीरिक चोट से बहुत तेजी से उबरना। मैं रिवॉर्ड स्क्रीन बंद करता हूं और अगले पड़ाव पर अपनी नजरें टिकाता हूं। 30 पॉइंट्स का मतलब एक स्वस्थ वयस्क है, तो 100 पॉइंट्स का मतलब इंसानी शरीर की आखिरी सीमा होनी चाहिए। और जहां तक अल्टीमेट फॉर्म, परम रूप की बात है, क्या वो इंसानी शरीर की सीमाओं से पूरी तरह परे कुछ हो सकता है? लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक शब्द आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। एक नए लक्ष्य के सामने होने से मैं फिर से जोश से भर गया हूं। पहला पड़ाव पूरा हो गया है, तो दूसरा भला कितनी दूर हो सकता है? उस रात मैं अपनी विकसित शारीरिक क्षमताओं का पूरा टेस्ट लेता हूं। मार्क्स पास खड़े होकर अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे वो ताकत हो, कूदना हो, 100 मीटर की दौड़ हो या उसके बाद होने वाला बुद्धि इंटेलिजेंस टेस्ट। हर रिजल्ट जीनियस सिलेक्शन प्रोग्राम की जरूरी सीमा से काफी ऊपर आता है। मार्क्स को यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका बेटा अभी अभी 1 साल का हुआ है और उसने प्रोग्राम की हर शर्त को पहले ही पूरा कर लिया है। वो उसी वक्त अर्जी के सारे कागजात अपलोड कर देता है। हम मिया को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि अर्जी जमा हो गई है। पूरा परिवार बड़े सुकून और उम्मीद के साथ सरकारी जवाब का इंतजार करने लगता है। जब हम सब ये मान लेते हैं कि ऑफिस आज के लिए बंद हो गया होगा और हमें कल तक इंतजार करना होगा, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या मिस्टर मार्क्स घर पर हैं? मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हूँ। उसी पल इनबॉक्स में एक ईमेल आता है जो पुष्टि करता है कि एक अधिकारी दरवाजे पर है। वे सीधे हमारे पास आए। यह बहुत तेज था। मार्क्स आने वाले के पहचान पत्र की जांच करता है और फिर उसे अंदर आने देता है। मेहमान डायरेक्टर ग्रांट हैं, जो शिक्षा विभाग के एडवांस टैलेंट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। दरवाजा बंद होने के बाद डायरेक्टर ग्रांट मार्क्स और मिया के साथ अर्जी की बारीकियों पर चर्चा करते हैं। फिर पूछते हैं कि छोटा कई कहाँ है। मार्क्स एक सांस लेता है और बेडरूम का दरवाजा खोलता है। उसके बच्चे ने काफी समय तक खुद को छुपाकर रखा है। अब ये दिखाने का समय है कि वो किस मिट्टी का बना है।
डायरेक्टर ग्रांट अपने सामने मौजूद बच्चे को देखते हैं, जो चलने में फुर्तीला है और बोलने में माहिर है। फिर अपने हाथों में मौजूद फाइल को देखते हैं। 1 साल का। उन्होंने अपनी नौकरी में बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे देखे हैं और उन्हें लगा था कि वो तैयार हैं, लेकिन अभी उन्हें ये दुनिया थोड़ी अजीब लग रही है। वो मुझसे कई सवाल पूछते हैं, मेरी पहचान और अर्जी देने के मेरे इरादे की पुष्टि करते हैं। फिर वो मेरी जानकारी रजिस्टर करना शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वो अपने केस से एक स्मार्ट वॉच निकालते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है। वो मुझे इसे पहनने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसे पहनता हूं, मुझे पता चलता है कि मैं इसे उतार नहीं सकता। डायरेक्टर ग्रांट मुस्कुराते हुए समझाते हैं, ये फोर्स लॉक सुरक्षा के लिए है। एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये अपने आप खुल जाएगी और इसे वापस ले लिया जाएगा। वो अपनी बात खत्म करते हैं और प्रवेश द्वार के पास जूतों की रैक की तरफ देखते हैं। पंपकिन, वो चितकबरी बिल्ली, उसके पीछे छिपी है और इस अजनबी को देख रही है। जब अजनबी सीधे उसकी तरफ देखता है, वो हैरानी में जम जाती है। डायरेक्टर ग्रांट आगे कहते हैं, आपने बताया था कि इस बच्चे में बिल्लियों से बात करने की काबिलियत है। आप इस पालतू जानवर को साथ ला सकती हैं। ये चुनाव के दौरान काम आ सकता है। 10 मिलियन के ग्रांट के लिए मिया मुझे रात भर एक प्राइवेट जेट से ले जाती है और हम जिंगा में प्रोडजी सिलेक्शन बेस की ओर बढ़ते हैं। 2 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं। हमें अंधेरे में एक हॉस्टल जैसी बिल्डिंग में लाया जाता है। लाइटें बंद हैं। मुझे लगा सब सो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, हमें 2 बच्चे मिलते हैं, शायद 6 या 7 साल के, जो एक दूसरे के सामने मुकाबला कर रहे हैं। तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। एक अपने कूल्हों पर हाथ रखकर, हाथ में पानी की बोतल लिए शान से कहता है, मैं 5 मीटर दूर तक पेशाब कर सकता हूँ। क्या तुम कर सकते हो? दूसरा बच्चा अपना मुंह सिकोड़ता है और नाक से बहती गंदगी की 2 लंबी धारें वापस अंदर खींच लेता है और मजे से चबाते हुए पलटकर जवाब देता है, मैं कच्ची गंदगी खा सकता हूं, वो भी एक साथ 2। इससे बढ़कर कुछ करके दिखाओ। 2 नन्हे जीनियस अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। कोई भी दूसरे से बढ़कर नहीं निकल पाता। मुकाबला बराबरी पर छूटता है। अपनी बहस के बीच में वे देखते हैं कि कई लोग बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। दोनों तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। डायरेक्टर ग्रांट जल्दी से आवाज देते हैं, रुको डॉक्टर, वेंडी कहाँ हैं? जवाब आता है कि कहीं बाहर गई हैं, और इससे पहले कि वाक्य पूरा होता, वे गायब हो जाते हैं। मैं अपने आसपास का जायजा लेता हूं। बाहरी घेरा एक मिलिट्री बेस है। अंदर का हिस्सा प्रोडजी सिलेक्शन बेस है। एक मिलिट्री ठिकाने के अंदर सिलेक्शन फैसिलिटी बनाना बाहरी खतरों को रोकने का एक स्मार्ट तरीका है। डायरेक्टर ग्रांट अपना फोन निकालते हैं और किसी को हमें लेने के लिए फोन करने ही वाले होते हैं कि तभी सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने एक युवती हाथ में फोल्डर लिए हमारी तरफ आती है। वो पास आकर डायरेक्टर ग्रांट का अभिवादन करती है। डायरेक्टर ग्रांट, इस बार आप बेस के लिए काफी बड़ा सरप्राइज लाए हैं। प्रोडजी प्रोग्राम के 15 सालों में आज पहली बार हमने ऐसा आवेदक देखा है जो अभी अभी 1 साल का हुआ है। डायरेक्टर ग्रांट जल्दी से उनसे हाथ मिलाते हैं। डॉक्टर वेंडी, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन ये बच्चा वाकई कुछ अलग है। ऐसा है क्या? तो फिर मैं बहुत करीब से देखूंगी। डॉक्टर वेंडी की नज़र मुझ पर पड़ती है। मैं ऊपर देखता हूं और उनके कोट पर लगे नाम वाले टैग को पढ़ता हूं। डॉक्टर वेंडी, इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड्स। डॉक्टर वेंडी मिया से कुछ बातें करती हैं, फिर मेरी तरफ मुड़ती हैं। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है काई? वो देखती हैं कि मैं अभी भी उनके नाम के टैग को घूर रहा हूं। वो हंसती हैं। दूध पीना है? सॉरी, मेरे पास नहीं है, मैं सीधा जवाब देता हूं। अब मैं नॉर्मल खाना खाता हूं। वो मुझे आसानी से गोद में उठा लेती हैं और मेरे गाल खींचती हैं। गालों की कोमलता से संतुष्ट होकर वो मिया की तरफ देखती हैं। ये बहुत प्यारा है। क्या मैं इसे किस कर सकती हूं? बेशक, बिल्कुल कीजिए। उसे ये सब बहुत पसंद है। पसंद है? कब से? किसने बिल्कुल कीजिए की इजाजत दी? इससे पहले कि मैं विरोध कर पाता। डॉक्टर वेंडी मेरे चेहरे पर कई किस कर देती हैं और मेरा चेहरा लिपस्टिक के निशानों से भर जाता है। डॉक्टर वेंडी फिर हमें हमारे कमरे तक ले जाती हैं। ये पूरी सुविधाओं वाला एक अपार्टमेंट है जो घर जैसा ही आरामदायक है। थोड़ा आराम कर लो। जांच की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। वो मिया को एक एक्सेस कार्ड देती हैं और चली जाती हैं। हम अभी ठीक से सेट भी नहीं हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मिया दरवाज़ा खोलती है और अवाक रह जाती है। दरवाजे पर 2-3 दर्जन बच्चे जमा हैं जो अंदर झांकने के लिए अपनी गर्दनें उचका रहे हैं। हमने सुना कि 1 साल का कोई अजूबा आया है। मिया आधी मुस्कुराती हुई और आधी परेशान होकर एक तरफ हट जाती है और मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स से मिलने का इशारा करती है। मैं चलकर पास आता हूं, एक नज़र देखता हूं और कहता हूं, इतनी रात हो गई है, क्या तुम सब सोते नहीं हो? हम तो सो रहे थे जब तक इन दोनों ने सबको जगा नहीं दिया। उन्होंने 2 रिंग लीडर्स की तरफ इशारा किया, वही 5 मीटर दूर पेशाब करने वाला लड़का और गंदगी खाने वाला। ये देखकर कि उनसे बात करने वाला वाकई इतना छोटा है,
वे एक्साइटमेंट में सवालों की बौछार कर देते हैं। क्या तुम कटी हुई पैंट पहनते हो या डायपर? क्या तुम भूख लगने पर रोते हो? क्या तुम लड़ते हो? अगर मैं तुम्हें मारूं तो क्या तुम अपनी मम्मी के लिए रोओगे? उस आखिरी सवाल ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने सस्पेंडर्स पहने उस लड़के की तरफ देखा जिसने ये पूछा था, और उसे एक धीमी गहरी मुस्कान दी। तुम्हें पता चल जाएगा। अगली सुबह बेस हॉस्पिटल में मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बालों के सैंपल की जांच की गई। उनके पास जितनी भी प्रक्रियाएं थीं, मैं उन सब से गुजरा। फिर डॉक्टर वेंडी के निर्देशों के अनुसार मैंने स्मार्ट वॉच के साथ इंटरैक्ट किया और स्क्रीन पर एक जानकारी का बॉक्स पॉपअप हुआ। डॉक्टर वेंडी ने समझाया, पोटेंशियल स्कोर ही वो मुख्य पैमाना है जिससे तय होगा कि आप चुनाव पास करेंगे या नहीं। आप यहां जो भी कदम उठाएंगे वो असेसमेंट का हिस्सा है। हम उन बच्चों की तलाश कर रहे हैं जिनका पोटेंशियल स्कोर सबसे ज्यादा हो। मैंने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि मैं समझ गया हूं। फिलहाल 126 उम्मीदवार इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर निकलता हूं, घड़ी में बीप की आवाज आती है। मैं अपनी कलाई उठाता हूं, मुझे पहले ही एक पॉइंट मिल गया है। डॉक्टर वेंडी ने बताया कि पोटेंशियल स्कोर एक खास टीम द्वारा तय किया जाता है। ज्यादा मत सोचो, बस यहां वैसे ही रहो और सीखो जैसे तुम नॉर्मल लाइफ में रहते हो। मैंने सिर हिलाया, समझ गया। अब मुझे पूरी तस्वीर साफ हो गई है। मेरा नॉर्मल रूटीन है खाना, सोना और अनुभव और एक्सपी बढ़ाना, तो मैं बस उन्हें देखने दूंगा। घड़ी फिर से बीप करती है। मैंने मान लिया था कि चुनाव में कोई परीक्षा, फिजिकल टेस्ट या शायद रिंग में लड़ाई होगी, लेकिन शेड्यूल में सबसे पहली चीज एक क्लास है। जब मैं विषय का नाम देखता हूं तो मैं तुरंत एक्साइटेड हो जाता हूं। आज का सबक है दिमाग की साधना, माइंड कल्टीवेशन। एक छोटी सी क्लास में सफेद बालों वाले टीचर दिमाग की साधना की बुनियादी बातें बताते हैं। कमरे में मौजूद चारों छात्र हाल ही में आए हैं और बाकी 3 पहले से ही जाने पहचाने चेहरे हैं। 5 मीटर पेशाब करने वाला लड़का, गंदगी खाने वाला और सस्पेंडर्स वाला लड़का। वे तीनों मुश्किल से ध्यान दे रहे हैं। हर थोड़ी देर में वे मुड़कर मुझे चढ़ाते हैं। ये इतना छोटा है, क्या इसे इसमें से कुछ भी समझ आ सकता है? गंदगी खाने वाला बुदबुदाता है। टीचर उसकी तरफ एक नज़र डालते हैं और अपनी बात जारी रखते हैं। दिमागी साधना की नींव मेडिटेशन, ध्यान है। एक खास कंपाउंड के साथ मिलकर मेडिटेशन के दौरान दिमाग शरीर से आज़ाद हो सकता है और ऊंचे आयामों की यात्रा कर सकता है। समझाने के बाद टीचर 4 शीशियां निकालते हैं, हम में से हर एक के लिए एक। मैं अपनी शीशी पर लगे लेबल को देखता हूं, उसे खोलता हूं और धीरे धीरे पीता हूं। ये वाकई काफी मीठा है। अगले ही पल मुझे खुद का वजन महसूस होना बंद हो जाता है, जैसे मेरा पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया हो। मेरी इंद्रियां धुंधली होने लगती हैं। टीचर के मार्गदर्शन के बाद मेरा होश बहने लगता है और मैं खुद को एक बहुत ही गहरे अंधेरे वाली जगह पर पाता हूं। इस मेडिटेटिव यात्रा में नियम सरल है, बस आगे बढ़ते रहो, रुको मत। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन कुछ समय बाद दबाव बढ़ने लगता है। ये आंखें बंद करके आगे बढ़ने जैसा है, ये जानते हुए भी कि रास्ते में कुछ नहीं है। बहुत दूर जाना सुनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। आप एक सीमा तक ही जा सकते हैं, जिसके बाद आंखें खोलने की इच्छा असहनीय हो जाती है। लेकिन अभी मैं गहरे ध्यान में हूं और मैं बस अपना रास्ता महसूस करते हुए आगे बढ़ सकता हूं। 8 मिनट बीतने पर 5 मीटर पेशाब करने वाला लड़का और गंदगी खाने वाला पसीने से तरबतर हैं और जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वे मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं। सस्पेंडर्स वाला लड़का थोड़ा और टिकता है। 10 मिनट बाद वो अपनी आंखें